अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वालाना। पिछले एक हफ्ते के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि पूरी स्टेट जो है वो मईशत के ऊपर हमें यकसू नज़र आई है, इत्तेहाद में नज़र आई है और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट जो है, यानी जिसमें आर्मी चीफ का भी बड़ा अहम किरदार है, डॉलर की स्मगलिंग, करप्शन का ख़ात्मा, उसके बाद रेवोल्यूशनाइज करना इदारों को, जिसमें FBI को भी बेहतर करने की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें। और उसके हवाले से एक ऐसा इदारा या एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी उन्होंने तश्कील दिया और उसके बाद वहाँ पर आज पहली मीटिंग भी हुई जिसमें मुआशी इशारियों के ऊपर भी बात हुई। उसके बाद वज़ीर तलात निगरान और वज़ीर इंडस्ट्रीज़ उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया कि डॉलर 250 रुपये पर भी आ सकता है अगर एक्सपोर्ट को बेहतर किया जा सके। यानी ओवरऑल ये है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इस वक्त जो बड़े हैं, हमारे बड़े, वो बैठ गए हैं और उन्होंने फोर्स भी करना शुरू कर दिया है, जो कि जोंके या माफियाज या वो सारे लोग जो कि खून की तरह पाकिस्तान की मईशत को, डॉलर्स को चूस रहे थे और यहाँ से निकाल कर अफगानिस्तान, ईरान से इंपोर्ट की शक्ल में स्मगलिंग इंपोर्ट करते थे, यहाँ से डॉलर को, क्रॉप को, दीगर जो ज़रूरियात थी उसको एक्सपोर्ट करते थे, फिर यहाँ पर एक फुकदान पैदा करते थे, डिमांड हाई करते थे, फिर वहाँ से इंपोर्ट करते थे और यहाँ पर महंगे दामों बेचते थे, यहाँ से महंगे दामों वहाँ पर बेचा, वहाँ से लाकर यहाँ पर फिर महंगे दामों बेचा। ये इसमें पिछले वज़ीर आज़म भी बहुत पिसपा रहे हैं, मजबूर रहे हैं। उनको भी हालांकि उस वक्त के इदारों की बहुत आशीर्वाद थी, सहारा था, लेकिन उसके बाद भी वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए। ये पिछले 16 माह के अंदर भी नाकामी नज़र आई, लेकिन अब निगरान सेटअप है और उसके साथ सही तरह से जो इनिशिएटिव लिया है वो खुद आर्मी चीफ ने लिया है। ये एक अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं या नहीं, क्योंकि कोशिशें इससे पहले भी बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने करके देख ली हैं। दूसरी बुरी चीज़, पाकिस्तान में एक तरफ मईशत की बेहतरी, लेकिन सियासत की तनज़ली और एक जमात को नुक्कर के साथ लगाने का और एक जमात के लोगों को नुक्कर के साथ लगाने का जो काम है वो मुसलसल तेज़ी के साथ जारी है। कौन कर रहा है? अदालतों के सुपुर्द है, जिसमें परवेज़ इलाही, उनको एक अदालत ने ज़मानत दी, रिहा किया और कहा कि किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए अब इसको गिरफ्तार करने की। इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि रिहा किया जाए और ऑर्डर को मुअत्तल किया, लेकिन उसके बाद फिर गिरफ्तारी हुई और आज उनका जुडिशल रिमांड जो है वो हुआ है, जिसपे उन्होंने कहा कि बहुत जालिम लोग हैं, मेरे दिल में स्टंट पड़े हुए हैं और मुझे इस तरह से ज़ुदोकोब किया जा रहा है, मेंटली तौर पर, सियासी तौर पर तशद्दुद का, सियासी वाबस्तगी की वजह से मुझे इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। फिर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA कहीं ना कहीं आमने सामने इस सूरत में आ चुके हैं कि JUIFA के मौलाना फजल रहमान ने जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे डाल दी कि अगर आपने अहद की पासदारी की होती तो आज इलेक्शन डिले ना होते। आप खुद सारे काम में उतने ही हिस्सेदार हैं जितना हमें आप गिरदानते हैं, सबको, PDM को। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, 90 रोज़ में इंतखाबात कराए जाएं, 90 नहीं तो 100 नहीं तो 120 दिन में करवा दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही चाहती है। तो सवाल ये उठता है कि जब पंजाब और KPK के इलेक्शन 14 मई को या 90 रोज़ से 120 दिन में हो रहे थे, 90 रोज़ तो अप्रैल में था ना, तो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना ज़ोर शोर के साथ स्टैंस लिया था? अगर लिया था तो हमें बता दें। हमारे से बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, साजिद मीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, रेहान हाशमी MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। 90 दिन का इलेक्शन, ये एक सुहाना ख्वाब नहीं रह जाएगा? आप मांगते रहेंगे, अटक वाले को थोड़ा सा रोला जिसमें आपका भी किरदार था, वो इलेक्शन मांगता मांगता जेल में चला गया, अब आप इलेक्शन मांगते ही रह जाएंगे बस? ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखिए, इलेक्शन 90 दिन के अंदर हैं और ये आइन के अंदर लिखा है। जो हवाला आपने दिया पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों का वो एक साजिश के तहत, एक शर और फसाद के तहत तोड़ी गई थी और अदलिया ने खुद अतर में नल्ला का, दूसरे जजेस का बात रिकॉर्ड पे है कि अभी तो अदालत को पहले ये फैसला करना चाहिए कि क्या ये आइनी तौर पे तोड़ी गई हैं या नहीं तोड़ी गई हैं, कि तोड़ते वक्त जो इंटेंशन थी वो मेलाफाइडी थी या बोनाफाइडी थी। अब तो ये अदालत ने तय ही नहीं किया, ये अदालत का काम था कि वो तय करती कि असेंबलियां ठीक टूटी हैं या नहीं, क्योंकि दोनों वज़राए आला ने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया कि हम लोग असेंबलियां नहीं तोड़ना चाहते। तो जिस शख्स की मर्जी से टूटी वो आपके सामने। ये तो कोई दरखास्त नहीं थी अदालत के सामने, सिर्फ बैठे अदालत के सामने तो दरखास्त थी सिर्फ इलेक्शन करवाने की। जी,
फरमाइए, मैं थोड़ी तस्हीह कर दूं। बात सुनना, लेकिन अदालत खुद देख सकती थी। अदालत कौन से काम खुद नहीं करती है? बेशक। तो जब ये दरखास्त आई थी, उसी के साथ ही अतर में नल्ला साहब ने उसी बेंच में सवाल उठाया था कि पहले हमें ये देखना है कि असेंबलियां गलत टूटी हैं या नहीं। उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया गया। तमाम जजेस जो बोलते थे, देखिए आपको अटक वालों की बड़ी फिक्र है, अल्लाह ताला आपको उनके साथ दम ना करें यार, माड़ा बंदा। लेकिन बात यह है कि हम भी उनके लिए, हम किसी के लिए बुरा ना चाहते हैं। अब कोई शख्स खुद अपने लिए बुरा चाहे तो अब हम उसे सियासत तो नहीं सिखा सकते। जी सर। अगर कोई बंदा पंजाब में उसकी हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत हो, वो तोड़ दे उसे, वो हर वक्त हर इदारे के साथ लड़ाई करे, गालियां बके, जानवर न्यूट्रल जानवर हो गए हैं, मीर जाफर हो गए हैं, मीर सादिक हो गए हैं, फिर हमला आवर हो जाए रियासत के ऊपर, ये हम उससे करवा रहे थे, ये हमारे मशवरे पे उसने किया था सारा कुछ। ये जो जजों को, अदालतों को गालियां बकता था कि मैं आ रहा हूँ फलानी जज, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, ये देखिए अब ये उसी का भुगत रहे हैं। और हम कभी भी नहीं किसी को चाहते। मैं आपको हकीकत बात, हम लोगों ने जेलें देखी हैं, हम अपने मुखालिफिन के लिए भी जेलें पसंद नहीं करते, पॉलिटिकल लोगों के लिए हम नहीं चाहते। अब कोई पॉलिटिकल अपने आप को साबित तो करे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मुतालबा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, वो आइन का मुतालबा है। अगर उससे कोई आगे बढ़ा, ये असेंबली वो है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है, 3 दिन पहले गई है, पूरी करती 60 दिन में, अब 90 दिन में, अब सारी असेंबलीज के इलेक्शन होने हैं। अब अगर इसे लिंगर ऑन किया जाएगा तो आइन पे एक मेरे ख्याल से उसे गसब करने वाली आईनी हकूक को बात है। और अगर आज कोई सियासी जमात कानूनदान भी है तो पछताएगी। चलें, अब जरा कानूनदान भी है, बड़े तहम्मुल के साथ एक मुझे बताइएगा थोड़ा कानूनी तरीके से। कानून जो आइन है वो हमें कुछ इसमें इम्प्लीकेशंस बताता है कि 3 दिन पहले असम्बली तोड़ो तो नीयत साफ़ है, 6 महीने पहले तोड़ दो तो नीयत साफ़ नहीं है, 6 महीने पहले भी तोड़ो तो 90 दिन का रूल है, 3 दिन पहले भी तोड़ो तो 90 दिन का रूल है। जब आइन ने सिर्फ रूल सेट किया है, नीयतों पे बात नहीं की, तो कैसे डिफाइन करेंगे नीयतों की बुनियाद के ऊपर कि आपने उसको इलेक्शन नहीं देना? और तब अगर आप वबांगे दोहल ये बात करते ना कि भाई इलेक्शन होना चाहिए, आइन है, क्योंकि हम आइन के खालिक हैं, आइन टूट रहा है, तो आज आपकी बात में वजन होता। वो सही कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान, तो आप तो वफादारी नहीं करते रहे, पासदारी नहीं करते रहे अपने वादों की। जनाब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की है, ये 3 दिन पहले अगर असेंबली टूटी है तो वो वक्त देने के लिए था इलेक्शन कमीशन को कि 60 की बजाय 90 डेज आ जाए। इसमें सियासी जमातों का तो कोई फायदा नहीं, बल्कि 3 दिन मजीद इख्तिदार में रहते। लोग तो 1-1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़े शौकीन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 3 दिन का अगर छोड़ा है तो मकसद ये था कि ये मामला सामने ना आए सारे। जो दूसरी आपने कही वादों की पासदारी, देखिए हम वादों की पासदारी तो करते हैं, लेकिन ये कोई करैक्टर नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जैसा हो तो वो हमें बताएगा कि हम वादों की पासदारी कैसे करते रहे। अब मौलाना फजलुर रहमान, आपके साथ मोहतरम साजिद मीर साहब भी मौजूद हैं, इन्हें भी पता है, कभी उन्होंने MMA भी बनाई थी, फलां भी, और क्या काजी हुसैन अहमद इनके बारे में इन्होंने कभी किसी इत्तेहाद के, हमने भी इन्हें सरबराह तो बनाया, इसीलिए हम इनके साथ नहीं चल सके, PDM को हम छोड़ के आगे। मौलाना फजलुर रहमान का एक अपना अंदाज है, एक उनका अपना बारगेनिंग का अंदाज है। उन्होंने आज वो हमें कह रहे हैं कि जिन्होंने अदम एतमाद करके गलती की, उस वक्त मौलाना साहब ने धरने किए, फरमाइशी धरने भी किए, मियाँ साहब के फाइनेंस करदा स्पॉन्सर्ड धरने भी किए, लेकिन वो सारे नाकाम हुए, आपके सामने हैं। तो तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हुई, तो मौलाना फजलुर रहमान का कोई एक अगर कदम कामयाब हुआ होता तो उनकी मान ली जाती। तो वो आखिर पे मौलाना साहब का बेटा वजीर बना तो हमारे अदम एतमाद से, मौलाना साहब का समधी गवर्नर बना है तो हमारे अदम एतमाद से, मौलाना साहब की 5 घी में और सर कढ़ाई में तो वो भी हमारी अदम एतमाद से। अब नहीं मानते तो ना मानने, उनके आपका ये जवाब शिकवा मैं मौलाना फजल रहमान को जरूर सेंड करूंगा। रेहान हाशमी साहब, रेहान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? MQM पाकिस्तान नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्यों 90 रोज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, MQM पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ रहा और आज भी यही है कि जनाब आपको इलेक्शन जो करने हैं
तो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए। अच्छा जी। और नई मरदमशुमारी के मुताबिक मैपिंग हो और हल्का बंदी हो। ये नई मरदमशुमारी जिसमें बिलखसूस अर्बन सिंध के तकरीबन 75 लाख अफराद को नहीं गिना गया, जो एमक्यूएम के मुतालबे के ऊपर, जिनको बाजियाब कराया गया और उनको लिस्ट, जी जी, ये जो मिसिंग कर दिया था ना, जिस इदारे की जिम्मेदारी थी, अच्छा उस इदारे ने वाइंड अप करके, नहीं वो बाजियाब तो मैं समझा गवाह कर लिया उन्होंने, जी जी, वो मिसिंग कर दिया पेपर्स। हाँ, कराची के लोगों की किस्मत में ही मिसिंग होना है ना पहले। और ये पीपल्स पार्टी करती रही है सर। देखिए कराची में तो हुकूमतें ज्यादा आपकी नहीं है। जी जी, नहीं, हुकूमत तो हमारी, हम हिस्सा रहे हैं। जो इख्तिदार और ड्राइविंग सीट रही है वो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों की रही है। और जहां तक इसकी बात है कि जो बाजियाब हुए लोग उनको गिना नहीं जाएगा, तो ये हकूक की हकूक सल्ब करने की वाली बात होगी कि इतनी बड़ी आबादी को आप ना गिन रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आइन की पासदारी भी करनी है। आइन की पासदारी के लिए ज़रूरी ये भी है कि अगर आपने मरदमशुमारी करा दी है और आपने नोटिफाई कर दिया है, तो मैपिंग और डिलिमिटेशन की बात करें, आप मल्टीप्लाई कर दें वर्किंग आवर्स को, लेकिन जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ है। अब ये जिस इदारे की जिम्मेदारी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फुली रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इंटरम सेटअप के दौरान और केयर टेकर सेटअप के दौरान, तो हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि जनाब आप फौरी तौर पर लाए अमल का ऐलान करें। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बस डिलिमिटेशंस वगैरह हों और नई मरदमशुमारी के मुताबिक होनी चाहिए। बस यही आपका मुतालबा है, इससे ज़्यादा ना कम, नहीं से कम, नहीं से ज़्यादा। ठीक है। नहीं बैरिस्टर साहब, फिर आपकी बड़ी आबादी, बैरिस्टर साहब इतनी बड़ी आबादी, जी जी ठीक है, बैरिस्टर साहब इतनी बड़ी आबादी को मिनिमाइज़ करके उन्होंने बाजियाब करवाया, आपने मिनिमाइज़ की, और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो मिनिमाइज़ ही रहे, वो बाजियाब ना हो और जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए ताकि आप लोग जीत जाएं। यह है आपकी मैलाफाइडेड अप्रोच जो बादियों नज़र में नज़र आ रही है बकौल रेहान हाशमी। देखिए, ना तो पीपल्स पार्टी बंदे गिन रही थी, ना ये पीपल्स पार्टी का काम है। जो उन्होंने कहा दुरुस्त कहा, उनका इदारों के ऊपर एतराज़ उनका हक है, और अगर वो एतराज़ कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सबको गिना जाए, यही मरदमशुमारी का बुनियादी काम भी है, सबको गिना जाना चाहिए, कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे एमक्यूएम के दोस्तों को भी अब मेरे ख्याल से हर वक्त वो जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना से ज़रा आगे होना चाहिए। मैं तो मुनीर नियाजी का शेर मोहब्बत से इनके नाम करता हूँ, आदत ही बना ली है एमक्यूएम ने तो अपनी, जिस हुकूमत में भी रहना उकताए हुए रहना। माशाल्लाह ये हमारी ऐसे सियासी दोस्त हैं, हर हुकूमत में मौजूद रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत में ये, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में ये, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में ये, इमरान खान की हुकूमत में ये, शहबाज शरीफ की। वाहिद खुश नसीब हैं जो हमेशा से इनके वो भाग भरी होती है ना, जैसे ये सदा की सुहागन है। तो इतने गिले ना किया करें, ये काम तो उनके हैं बेचारे, जिन्हें कभी कभी इक़्तिदार मुयस्सर आता है। और मेरे भाई रेहान हाशमी से मेरी दरख्वास्त है कि हम आपके साथ हैं, सारे लोग गिने भी जाने चाहिए, और जो जिसका हक है, जिस शहर का, जिस सूबे का, जिस डिस्ट्रिक्ट का, उसकी इतनी सीटें भी होनी चाहिए। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस दफ़ा इलेक्शन छोड़ के भागिएगा ना, जैसा आप मेयर कराची में चले गए थे। ये फिर अच्छा नहीं लगता। आप इतना शोर मचाते हैं लेकिन इलेक्शन के वक्त पे आप चले जाते हैं और जमात इस्लामी के लिए जगह खाली कर देते हैं। जैसे पहले भी आपने नेमतुल्लाह साहब को बनवा दिया था, इस दफ़ा भी आपने अपना सारा मतलब नुकसान किया और हाफिज नईम साहब के पीछे खड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, पूरा अपने बंदे गिनवा के, तो फिर वो ज़रा गिनती इलेक्शन में भी करवा दें। अगर जो मैंडेट आपको मिलेगा, सत बिस्मिल्लाह, हम तो हमेशा एहतराम करते हैं मैंडेट। ठीक। अच्छा, मुझे इसाद बैरिस्टर साहब ये बता दें कि ये अगर एमक्यूएम जीडीए के साथ इत्तेहाद करने का सोच रही है, जो खबर आ रही है, या मैं उनसे पूछता भी हूँ, तो मुस्लिम लीग नून भी अपनी अलग से एंट्री डाल रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस दफ़ा सिंध में थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि मसला ही कोई नहीं? पहली दफ़ा होने जा रहा है। पिछले इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद इत्तेहाद था, ये जीडीए, एमक्यूएम, पीएमएलएन, मौलाना फजलुर रहमान, इवन पीटीआई, ये सब इकट्ठे थे।
हम सबके खिलाफ इलेक्शन लड़ के आए थे। वाह। और सद बिस्मिल्लाह जी ये करें, ये तो हमेशा से इत्तेहादी बन जाते हैं सारे। हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं, मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ की वजह से इन्हें कभी कोई सिंध में वजारतें मिली हैं, या तो हमें तो देखिए ये सियासी जमात है, इनका हक है, हमें क्यों एतराज़ करें कि ये किसके साथ इत्तेहाद करें। इन्होंने पहले भी पूछ लीजिए, GDA के साथ इत्तेहाद किया था, इन्होंने सबके साथ इत्तेहाद PTI के साथ किया था, PMLN के साथ किया था, इस दफ़ा भी कर लें, लेकिन इलेक्शन जरूर लड़ें, ये मेरा मशवरा है। रेहान साहब आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी मैं बदकिस्मती से मैं इनकी आवाज़ चले मैं बता देता हूँ, जो प्यार मोहब्बत का खत उन्होंने आपको लिखा है वो मैं आपको सारा सुना देता हूँ पढ़ के। उन्होंने कहा है कि आप वाहिद खुश नसीब हैं, मोहतरमा बेनज़ीर से शुरू होकर इमरान खान, जनरल मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग और 16 माह के लिए भी आप इक़्तिदार में आ गए और जैसे ही ख़त्म होता है साथ ही आप अपनी सियासत शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा आप इलेक्शन से भागिएगा ना, जिस तरह मेरे के इलेक्शन से भागे थे। गिनती तो करवा रहे हैं ना बंदों की, उन बंदों के वोट डालने के लिए अपने उम्मीदवार भी खड़े कीजिएगा, दुम दबा के नहीं भागना आपने। हाँ जी देखिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं कह रहा हूँ जी जी आपके भी आप नहीं, आप अपने लफ्ज़ के ना, मेरे ना नहीं, मेरे भी आप पे क्यों कहेंगे ऐसे लगता। अच्छा चलें। अच्छा जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, MQM का बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ है। क्या आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की या चीकोस्लोवाकिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी से MQM या पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने वाली कोई पार्टी इत्तेहाद करे? भाई कराची में बिलखसूस और बिलअमूम पूरे सिंध में या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी आज़ादी अक्सरियत लेगी उसी के साथ इत्तेहाद करके हम मिनिस्टर बनेंगे। वाह वाह वाह, क्लैपिंग। या दूसरी चीज़ मुझको बताए ना, मेरा आर्गूमेंट है, पाकिस्तान की किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताएं जो ये कहे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम अपोजिशन में बैठेंगे। हत्ता के ये जो खान साहब इतनी तगोदो और मेहनत जो कर रहे हैं तो जुमे का खुतबा पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो भाई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कर रहे हैं, ये इख्तिदार के मजे लूटने के लिए कर रहे हैं, इख्तिदार में आने के लिए कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, जुमे का खुतबा पढ़ाने के लिए नहीं करते भाईजान। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा अबे तबे वाला तो कल्चर भी नहीं है। ये जो अबे तबे वाला कल्चर किया है, इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। कौन सा मिसिंग पर्सन हुआ इनके साथ? कितनी बोरी में लाशें मिली, कितने दिन हथकड़ियां लगी इनको, कितने लोग जेल में गए? MQM वो पार्टी है। सेंटिमेंटल हो गए हैं थोड़े से। अच्छा बताइए फरमाइए। मैं सेंटिमेंटल नहीं हूं जी आप मेरे जज्बात की अक्कासी, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं। मेरे जज्बात की अक्कासी मेरा लबो लहजा कर रहे हैं ना, आपको उसको इंटरप्रेट ना करें, आप मेरे ख्याल समझ रहे हैं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं सिर्फ कि MQM एक पॉलिटिकल पार्टी है, कराची में अर्बन सिंध में क्लेम करती है और हम यहाँ पर ही हैं। हमारे असूल की सियासत है, हम इलेक्शन को बाइकआउट करके भी और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके भी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। सड़क पर भी आकर लेजिस्लेशन करके और लिटिगेशन करके भी हमारा हक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अबे तबे वाली सियासत करने वाले लोग हों, चाहे कोई भी हो, लेकिन इक्वल प्लेइंग ग्राउंड सबको मिलना चाहिए। इक्वल प्लेइंग ग्राउंड सबको मिलना चाहिए। अच्छा ये मुझे इतना थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि अगर MQM GDA के साथ इत्तेहाद करती है, नून लीग के साथ इत्तेहाद करती है और नहीं हारती और फिर पीपल्स पार्टी जीत जाती है, फिर उनके साथ बैठकर फिर हुकूमतों में बैठ जाती है, हमने यही देखा है ना, इस दफा भी यही करेंगे आप? अभी उनकी मुखालफत करेंगे, बाद में वो जीत जाएंगे, उनके साथ बैठ जाएंगे। हैं जी, क्या मुज़ायका है, क्या जब मुज़ायका। वाह वाह। PTI के सरबरा, मेरी बात तो सुन लेना, जब PTI के सरबरा नॉन स्टेट एंटिटी को अपना भाई गर्दान के उनसे इत्तेहाद कर सकते हैं, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठकर डायलॉग करके और टर्म्स एंड कंडीशन को शटल क्यों नहीं कर सकता? कोई मुज़ायका नहीं है बैरिस्टर साहब, कोई मुज़ायका नहीं है यार, सियासत करनी है मौलाना साहब। वाकई मुज़ायका, देखिए सियासत जो होती है इसमें सियासी मुखालिफत होती है, लेकिन मुश्तरका असूलों के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठा जाता है। ये पार्लियामेंट जो है, दुनिया की कोई भी पार्लियामेंट हो, यही सिखाती है कि आप इलेक्शन भले एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हों, लेकिन फिर आप पार्लियामेंट के अंदर आके मुश्तरकात तलाश करते हैं जिसके ऊपर आप इक़्तिदार का, जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो फिर जितने लोग ज़्यादा शरीक हों उन्हें लेके चलना चाहिए। और हम MQM के साथ हमेशा हम इन्हें लेके चले हैं, लेके चलेंगे। मैं बड़ा वेलकम करता हूँ कि इन्होंने अबे तबे की सियासत को आज ये बुरा कह रहे हैं, इमरान के दौर में भी कहते जब वो कर रहा था। और ये भी बड़ी खुश आइंद बात है
कि आज कभी अल्ताफ हुसैन को लीडर कहने वाले आज अबे तबे को कंडेम कर रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन मैं यही कहता हूँ थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं मिर्ज़ा साहब, पर्सनल हो रहे हैं। सियासी बरकत नहीं, कोई पर्सनल नहीं। रेहान हाशमी साहब आज जिस जमात के मेंबर हैं या हमारे के दोस्त, उन्होंने खुद लाताल्लुकी का ऐलान किया है अल्ताफ हुसैन के साथ। इनके जो सीनियर मेंबर्स हैं वो कह चुके हैं कि अल्ताफ हुसैन कत्लो गारत करते थे, वो उन्होंने गद्दारी की पाकिस्तान के खिलाफ, ये सब मानने हैं। इन्होंने खुद जिंदाबाद पाकिस्तान का नारा लगाया है उनके खिलाफ, इन्होंने खुद उनसे राहें जुदा की हैं, इन्होंने खुद सारों ने बारी बारी, क्या किसी को कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। तो हम ये बात कहते हैं कि देखिए हमें कोई एतराज नहीं, बिल्कुल ये इत्तेहाद बना के जिसके साथ मर्जी इलेक्शन लड़ें, हमें इस पे भी कोई एतराज नहीं कि इलेक्शन के बाद क्या इत्तेहाद बना। देखिए मौलाना साहब अब एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, एक कदम। मैं समझता हूँ कि हर दफा सिर्फ इक़्तिदार के लिए, अपनी रस्साकशी और इक़्तिदार के लिए अलायंस बनाने की बजाय, ये जो पाकिस्तान के अंदर हालात है, अभी आपने भी बताया कि अब चीनी के रेट गिरने लगे हैं, डॉलर के भी। देखिए जब एक वजीर आजम सियासी हो तो उस वक्त अदलिया को कोई रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, आर्मी चीफ को भी उसी तरह साथ देना चाहिए। ये हर एक को मेरे ख्याल से एक अपना क्रेडिट लेने से अब निकल आना चाहिए। मुसीबत ये है, और इसमें मैं सियासी जमातों को भी कहूँगा, वज़ीर आज़म को भी कहूँगा, वो भी पाक फौज को अपने IG की तरह या पुलिस की तरह ट्रीट करने की कोशिश ना करें। हर इदारा है, बड़ी उसका बात, एक डोमेन है, उसका एक इख्तियार है। इसकी अब जरूरत है पाकिस्तान के अंदर कि बजाय एक दूसरे के ऊपर शक किया जाए, एक ग्रैंड डायलॉग का बिफोर इलेक्शन इनेकाद होना चाहिए, जिसमें सब बैठे, जिसमें सियासी जमातें मोतबर बैठे, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट बैठे, हमारी अदलिया बैठे, और अटक वाले को राहदारी रिमांड पर लेकर आ जाए, बैठा लें, है ना। सच बिस्मिल्लाह यार, अटक वाला अगर है, अटक वाला सियासी जमात, देखिए अटक वाले पे अगर है तो अटक वाला किसी को भेज भी सकता है। अटक वाला तो पहले भी हमारे साथ नहीं बैठता था उसे तो ना वो वजीर आजम बन के भी नहीं बैठा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो भेजता ही था ना, अब फिर किसी को भेज के बिठा लेंगे उन्हें। सब लड़ते हैं, हम तो सबको मानते हैं, कमाल हो गया, भी किसी की बड़े दिल वाले को चैलेंज नहीं किया, जितनी भी हो। ले रेहान साहब, इतने बड़े दिल वाले हैं, आपको आपके सियासी मुखालिफ मिले हुए कराची में पिछले 40 साल 30 साल जितनी भी आपने सियासत की है, आप भी थोड़ा दिल बड़ा करें। और वैसे मुझे बताएं आपके ख्वाब क्या हैं इस दफा, क्या ख्वाहिशात हैं आपकी रेहान साहब? देखें, मैं बड़े मोहतरम मेरे दोस्त ने कहा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अल्ताफ फोबिया से बाहर आ जाए, मैं अल्ताफ फोबिया से बाहर आ जाए। हम भी उस मिसमेरिज्म से, हिप्नोटिज्म से बाहर आ गए। हमने तो तस्करा नहीं किया कि जहाज हाईजैक करने वालों को आपने डिसोन किया था, जुल्फ़िकार से आपने अपने आप को पीछे कर लिया, या गैंग वॉर से आपने पीछे कर लिया। अच्छी बात है, गलत चीज़ों से पीछे हट जाना चाहिए। जो चीज़ अदम इस्तेहकाम फैला रही हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो। अब जहाँ तक हमारा असूली मौक़िफ़ है, हम बिल्कुल आज भी अटल हैं उस असूल के ऊपर कि आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीपल्स पार्टी सिंध में पिछले 10 सालों से तकरीबन नहीं कर रही, यानी कि बिलखसूस अर्बन सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम गुज़िश्ता 10 सालों से नहीं दे रहे आप। अच्छा। हमारा मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 140A का इतलाक़ नहीं कर रहे आप। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ये कह रहा है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहा है, प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर वजीर आला के पास कचरा उठाने का इख्तियार हो। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो सरबरा है वो वजीर आला सिंध है। ये हमारा इख्तिलाफ है। हमारा इख्तिलाफ ये है कि बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, SBCA, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट, ये तमाम इदारे, चाहे वो सिंध का कोई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अकेले क्यों खा रहे हैं, हमें भी खाने दें। अवाम की नजर का सवाल। अब ये तो अवाम ये समझती है, की नजर का ये सवाल है। नहीं, इस तरह तो आप भी माफ कीजिएगा, जो जहां बैठा हुआ है वो अपनी तनख्वाहें ले रहा है, तो क्या मैं आपको ये कहूं कि आप खा रहे हैं चैनल को? भाई, मैं तो आप अपना अल्लाह रिज़्क दे रहा है ना, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, बस मैं अल्लाह हराम, मैं कौन सा बोर्ड लेके आया हूं? हम भी आवाम को जवाब दे, तब मेरी गुजारिश सुन लेना। आप जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, क्या सियासत में खाने कमाने के लिए लुटेरे आ रहे हैं? यही क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं ना, आप नाराज ना हो, अवाम यही कह रही है, इसलिए उनको क्लैरिफाई कर दें, पुरसुकून हो जाएंगे। अब जनाब आला, अवाम को डाइवर्ट किया गया है सियासत में। मैंने, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, PTI तक हो, मैंने ऐसे लोग, जेन्युइन लोग देखे हैं जिनके सामने 10 प्रोफेशनल कुर्बान,
वो इतने जेन्युइन लोग हैं। लेकिन आप इस तरह मलाइन करना पूरी सियासत को कि क्या मतलब क्या क्या, तो आप एक काम करें ना, तो सियासतदानों को या सियासत को मुल्क से खत्म कर दें, जमहूरियत को खत्म कर दें और मनपसंद लोगों को लाके खड़ा कर दें। या तो कोई तय कर लेना आप तरीकाकार, मुल्क को चलाने का क्या तरीकाकार होगा। जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और वो सर्व कर रहे हैं और हरामखोरी से बचे हुए हैं और बेहतर रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, कुछ डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट देम। दूसरी चीज ये देखें, बहुत सारे मसाइल तो हैं, ऐसा नहीं है कि सारे फरिश्ते हैं, फरिश्ते नहीं है तभी तो ये हाल पहुंचा है। आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा चीजों को सही सिमत में लाने के लिए। ठीक है सर। और अच्छा, वो एग्रेसिव बिहेवियर किस तरह हो सकता है कि आपकी पॉलिसीज, आपका जैसे अभी इंटरम सेटअप जो कर रहा है, ये टैक्स नेट एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं ना, हम एग्रीकल्चर मैं आता हूं जरा इकोनॉमी के ऊपर, मैंने सेकंड सेगमेंट में बात करनी है, आपकी जरा बात का जवाब ले लूं फिर ब्रेक लेनी है। बैरिस्टर साहब, एक बड़ी इनायत कर दें जरा, ये जो कचरा उठाने का इख्तियार था, चलें अब तो आप अपने मेयर को दे देंगे, जब कराची का मेयर इनका बनेगा फ्यूचर में, रेहान साहब लोगों का, तो उसको उनके इख्तियार दे दें, इख्तियार की डिसेंट्रलाइजेशन तो कर दें। ये कौन सी जमहूरियत है जहां पर वज़ीर आला सिंधी हक में वक्त बना हो, हर चीज उसके पास हो? ये उनका गिला आपसे। देखिए, मुकामी हुकूमतों का मजबूत होना, ये असल में जमहूरियत का मजबूत होना होता है, और मैं तो एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इस पर यकीन रखता हूँ सर। यही मुकामी हुकूमत ही वो हुकूमत होती है जो असल में अवाम की हुकूमत और अवाम के लिए होती है। बाकी तो लोगों तक रसाई बड़ी मुश्किल है, और हमेशा इस पे बेहतरी की जगह भी है, बेहतरी होनी भी चाहिए। हम लोग अगर ये समझते हैं कि नहीं इख्तियारात मिले, तो मेरे ख्याल से तो इख्तियारात तो हैं गवर्नमेंट के बाद, अगर ये मजीद भी अपनी तजावीज़ दे, हमारी सिंध के जो पार्टी है उनके साथ गुफ्तगू शनीद करें, बेहतर किया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये जब भी बने हैं, बाख्तियार मेयर बने हैं, फारूक सत्तार साहब जनरल ज़िया के दौर में बने थे, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर वो मुस्तफ़ा कमाल साहब बने, वसीम अख्तर साहब बने, तो ये हमेशा बाख्तियार ही बने हैं, और दोबारा अगर कभी बने तो फिर बाख्तियार बनेंगे। मेरे ख्याल से ये ठीक है, सियासी तौर पे आप सवालात उठाते हैं, लेकिन मुकामी हुकूमतें बाख्तियार ही हैं। अगर ये हमारे MQM के दोस्त इलेक्शन में हिस्सा लेते, मौजूद होते आज, तो ये इदारों के अंदर बैठ के अपना एक रोल प्ले करते, और हम उसे मज़ीद अगर ये समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स को मज़ीद इख्तियारात मिलना चाहिए थे, तो ये अपने सही फोरम से ये बात भी उठाते, अपनी जद्दोजहद भी करते। लेकिन बहरहाल अभी भी ये क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी आवाज़ है, सुनी जानी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि एक दूसरे की मुखालिफत किसी चीज़ पे नहीं है, इनका किसी चीज़ पे एक नज़रिया हो सकता है, मेरा हो सकता है, लेकिन बेहतर अगर ये बात कर रहे हैं तो हमें सुननी भी चाहिए और उस पर आगे भी बढ़ना चाहिए। ये कोई लड़ाई तो नहीं है, सियासी एक्टिविस्ट तो सीखता है और अच्छे के लिए आगे बढ़ता है। चल, मैं प्रोफेसर साजिद मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हो गए वो उनके लिंक होने में। प्रोफेसर साहब, आप बताइएगा सर जी, ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है, 90 नहीं 100 नहीं 120, लेकिन करवा दें। आप लोगों ने क्यों बीज बो दिया इलेक्शन डिलेइंग का जनाब? किसने बीज बोया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। किसी पार्टी ने नहीं बोया। आप लोगों से मुराद, मैं नून का नहीं हूँ, नून के साथ हमारा इत्तेहाद है, मैं नून का नहीं हूँ। ठीक, अब हम किसी ने ना हमने बोया, ना नून ने बोया, किसी ने और बोया। मुल्क के हालात ऐसे हैं, और वो इस वक्त आइन और कानून की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मुल्क के हालात क्या है, मुल्क की हालात का तकाजा क्या है, उनको भी तो देखना चाहिए कि उनसे नजरअंदाज करके हवा में ठहर के कहना चाहिए कि बस ये हम तो सिर्फ आइन और कानून को देखें और किसी चीज को नहीं देखें। बात यह है कि मुल्क की मईशत के अलावा, जिसके बारे में सब मुतफक्किर हैं, उसके अलावा वैसे भी यानी जो माहौल चंद माह पहले तक मौजूद था, 2-3 माह पहले तक जो माहौल मौजूद था मुल्क में, और जिस तरह की कश्मकश हो रही थी, जिस तरह की मुखासमत और अदावत तक मामला पहुंचा हुआ था, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। किसने बनाया, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता इस वक्त, लेकिन बहरहाल इस तरह का माहौल बना हुआ था। उसमें अब एक रटी रटाई बात ये जो दोहराई जाती है ना कि जी मुल्की मसाइल का हल है कि इलेक्शन, मुल्की मसाइल का हल है कि इलेक्शन, वो भाई इलेक्शन जिसमें जो जिसकी बुनियादी मुखासमत और अदावत पर हो, और उससे वो किस तरह मुल्की मसाइल को हल करने का एक जरिया
बन सकता है। माहौल को भी देखें, हालात को भी देखें, मईशत को भी देखें, और जितनी जल्दी मुमकिन है जस्ट डोंट गो बाई बुक के जी 90 दिन फर्ज हो चुका है, आइन ने कर दिया, किसी ने कर दिया, लेकिन मतलब मारूजी हालात को आप किसी मरहले पे और किसी पॉइंट पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा तो ये तजिया है पूरे इस सिचुएशन के बारे में। चले सर, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते, तो आप साथ रहिएगा, थोड़ा लेट तो ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद बात करते हैं इसी पर। 90 दिन में कोई फर्ज नहीं है, मुल्क के हालात देखने जरूरी है। ब्रेक के बाद मुल्क की इकॉनमी पे बात करते हैं, लेकिन पहले साजिद मीर साहब ने कहा कि 90 दिन में देखना ये फ़र्ज तो नहीं हो गया, मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के लिए फैसले करने चाहिए। और दूसरा, तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि बिलावल 90 दिन या 120 दिन की बहस को छोड़ें। पीपल्स पार्टी पहले ये बताए कि 15 साल में सिंध में क्या किया जनाब मिनिस्टर साहब, फिर मैं रेहान साहब से पूछता। देखिए, वो हिसाब हमने 15 दिन में जो सिंध में 15 सालों में सिंध में किया है, वो सिंध के अवाम हमसे सवाल करते हैं हर 5 साल के बाद, और इसीलिए पहले से ज्यादा अक्सरियत दे के 5 साल में हुकूमत की उससे ज्यादा अक्सरियत दे के अगले 5 साल दिए, उसमें की तो अगली उससे ज्यादा अक्सरियत दे के अगले 5 साल दिए। तो ये सिंध के अवाम हमसे कर लेंगे। अब बंदे बंदे के तो हमने जवाब नहीं ना देना कि हमने क्या किया, लोग हमसे अवाम ताकत का सरचश्मा है, वो जवाब ले लेंगे। दूसरी बात ये है कि ये फर्ज हैं, अहम फर्ज है। अच्छा, किताब आइन है जो मुल्क चलाती है, उसमें लिखा है, और साजिद मीर साहब मोहतरम है, अगर आप किसी चीज को जल्द अज जल्द पे ले जाएंगे या अनकरीब पे ले जाएंगे तो आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि अनकरीब क्या है, क्योंकि फिर तो आज तक अल्लाह ने कहा है कि अनकरीब क़यामत आएगी, तो हमारे और खुदा के अनकरीब में फ़र्क है। तो इसी तरह बंदे बंदे के जल्द अज जल्द में भी फ़र्क है। और पाकिस्तान से मिसाल इस तरह लेंगे कि जनरल ज़िया ने कहा था कि मैं 90 दिन में इलेक्शन करवाऊंगा, फिर उसके बाद उसने कहा जल्द अज जल्द करवाऊंगा, फिर उसने कहा हालात बेहतर होते ही करवाऊंगा। अच्छा। फिर उसने बहुत से, और ये एग्जांपल यहां सेट नहीं होती अपनी बात तो नहीं, पाकिस्तान होती है क्यों नहीं होती? अच्छा, क्यों हम एक दिन भी अभी भी आपको जनरल ज़िया नजर आ रहा है कहीं ना कहीं? मुल्क की कौन है इस वक्त का जनरल ज़िया? मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। नवाब नसरुल्लाह ने एक दफा कहा था कि इनकी सलाहियतों में फर्क होता है, नीयतें एक जैसी। अच्छा। ये जो इक़्तिदार के रखते हों उनके अंदर ये बात होती है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे भी फरमाया गया कि मुल्की हालात इजाज़त नहीं देते इलेक्शन की, मैं कहता हूँ मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि फौरी इलेक्शन करवाया जाए। लोग महंगाई से तंग हैं, लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं, बेरोज़गारी है, मुआशी सूरत हाल ख़राब है। ये जो थोड़ी सी इकॉनमी को स्टेबिलिटी आई है, ये इसी में इलेक्शन करवा के एक मुस्तहकम हुकूमत लेके आई जाए जो डायलॉग का आगाज करे, लोगों को रिलीफ दे। इस हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया हम रिलीफ नहीं दे सकते। ये 16 माह में इलेक्टेड हुकूमत थी, एग्रीमेंट को मानेंगे। चले ठीक, तो जवाबदेही होती है ना इलेक्टेड हुकूमत, निगरान हुकूमत जवाबदेही होती। तो वो 10 महीने बिठाएंगे तो लोग, ये प्रोफेसर जो भी हुकूमत आएगी जवाबदेह होगी वो। ठीक, रेहान साहब ये देखे ना कि मुल्क इस वक्त इस नहज पे नहीं खड़ा कि वो मुतामिल हो सकता है इलेक्शन का। पहले थोड़ा स्टेबल तो हो ले, फिर उसके बाद देख लेंगे इलेक्शन को। क्या इलेक्शन ही वाहिद हल है? फिर प्रोफेसर साहब इस पे रोशनी डालेंगे। रेहान साहब को आवाज मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी रेहान साहब बिस्मिल्लाह। जी मुझे आ रही है आवाज जी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जनाब, देखिए हर शख्स की या हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी राय हो सकती है। एमकेएम भी यही कहती है इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाने की तारीख दे दी जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर इन इंतखाबात में जो होने वाले हैं वो नई हल्का बंदियों को ज़रूर शामिल किया जाए, जो नई मरदमशुमारी उसको शामिल किया जाए, क्योंकि आपका तमाम इन्हिसार, शुमारियात का इन्हिसार, पानी की तरसील का, एनर्जी कंजम्पशन का, अनाज देने का, एनर्जी प्रोडक्शन का, इन तमाम चीज़ों का, और फंड्स एलोकेशन का, इन तमाम चीज़ों का इन्हिसार उस आबादी पे होगा जिसको आप गिन के कर रहे होंगे, वरना बहुत बड़ा इस्तेहसाल हो जाएगा। लेकिन जल्द अज जल्द होने चाहिए। अच्छा, इसमें आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं कि मुल्क के हालात इस तरह के नहीं है, लेकिन इसमें केयर टेकर सेटअप की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो हालात को साजगार करे
मुवाफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, और खासतौर पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस जिसका सामना करना पड़ रहा है और शॉर्टेज ऑफ पावर जनरेशन, जो पावर जनरेशन की वजह से होने वाला क्राइसिस है, उसको कैटर करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है सर। जो नजर आ रहा है कि जो जिस तरह के स्टेप ले रहे हैं शायद बेहतरी की तरफ जाए मामला। सर प्रोफेसर साहब, साजिद मीर साहब, सर आपने सुन लिया, एक तो जनरल ज़िया की उन्होंने एग्जांपल सेट कर दी जो कि हालात साजगार ना होने का, वो आपने दुरुस्त पूछा है कि इस वक्त ज़िया की निशानदेही भी तो करनी चाहिए ना कि कौन ज़िया इस वक्त बैठा हुआ जिसके बारे में ये खतरा और खदशा है इनको कि वो पहले 90 दिन कहेगा, उसके बाद उसको एक्सटेंड करेगा, फिर और करता चला जाएगा और 11 साल तक ले जाएगा। इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और ये मफरूजों पर बात नहीं करनी चाहिए ना, माजी के सारी मिसालें जो है वो हाल पर चस्पा होती हैं। दूसरी बात जो अभी रेहान साहब ने कही है ना, वो बड़ी काबिल तवज्जो बात है कि आप इलेक्शन की जल्दी आपको, लेकिन हल्का बंदियों के बारे में कोई फिक्र नहीं है। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी हैं और पुराने हल्कों पर आप इंतखाब कराएंगे, पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक आप इंतखाब कराएंगे, उनकी हैसियत क्या होगी? मतलब है कि जो हल्का बंदी ही सही नहीं है, मरदमशुमारी के मुताबिक उनकी तकसीम ही सही नहीं है, तो इलेक्शन किस तरह दुरुस्त होगा वो? ठीक सर, तो ये हल्का बंदियां हो फिर इलेक्शन हो, मुझे अगर जो आप थोड़ा सा टाइम जल्दी नहीं करवा देते, थोड़ा गेयर अप कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन से आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन आप तो मुझे आपके जो साबिक मिनिस्टर थे वैसे लग रहे थे कि जैसे जी नवंबर तक कर दें, दिसंबर तक कर दें, उसके बाद 54 डेज ऐड कर दें तो फरवरी तक। सर लड़ाई तो सिर्फ कोई 2 महीनों की पड़ी हुई है ना, पीपल्स पार्टी और वर्सेस जो दीगर सियासी जमातें। ये बात दुरुस्त है, उसको जितना कम किया जा सकता है, हल्का बंदियां मुकम्मल होते ही करा दें इंतखाब, कोई मसला नहीं। हाँ जी बैरिस्टर साहब, आप कहना चाहें? फिर जरा इकोनॉमी पे बात कर लें जरा यार, सारे इकट्ठे मिलके। देखिए हल्का बंदियां तो फौरन हो सकती हैं, इलेक्शन कमीशन 5 साल उसका एक ही काम होता है कि वो इंतखाबात करवाए, इसी की वो तनख्वाहें लेते हैं, इसी के लिए वो बैठे होते हैं और उनके पास सारा होमवर्क कंप्लीट होता है। सर इतनी जल्दी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइन का मैं समझता हूँ कि सर आइन आपको बड़ा मुकद्दम है, आइन से निकलेंगे आप नहीं, आइन तो मुकदमा है, लेकिन अपनी जाती ख्वाहिश बता दें, इतनी क्या जल्दी है, क्या वजह है कि वोटर नाराज हो जाएगा? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है 16 महीने की जिसको लेकर आपने जाना है, वजह क्या है सर, क्या मसला क्या है? जरा अब मुझे सवाल हो गया तो जरा मुझे मौका दे देना, जवाब दे, मैं दे रहा हूं मौका। बात यह है कि आइन के मुताबिक ही चलना है ना, किसी की मर्जी पे तो नहीं चलना कि मैं सितंबर में आऊंगा तो इलेक्शन, फिर वो बार-बार आपको 14 मई याद करवाते हैं, फिर बुरा मान जाते हैं। 14 मई को आइन टूट रहा था। जी जी जनाब यार, वो नहीं टूट रहा था आइन। अच्छा, नहीं टूटा होता तो चीफ जस्टिस कर लेता सीधा। मैंने बार बार कहा है, उस असेंबली को एक साजिश के तहत स्ट्रेंजर जो था उसने तोड़ा था। मान लिया। इमरान खान ना केपीके असेंबली का मेंबर था, ना पंजाब का, ना वजीर आला था, उसने ये शरारत के साथ तोड़ी थी। ठीक है। और उसकी ये शरारत आज वो खुद मान रहा है कि गलत फैसला है। आपको बड़ा शौक है इमरान के गलत फैसलों को भी ऑन करने का, आपको भी अटक भेज देते हैं दोनों, जरा दिल की आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, मैं समझता हूं मेरी नहीं, इलेक्शन के बाद शायद कर लें आप ख्वाहिश पूरी, इलेक्शन के बाद शायद कर लें, आगे बढ़े। अभी इलेक्शन मिलेंगे तो फिर खैर आफियत में रखे। मेरी बात सुनिए, बाकी जनरल ज़िया की कोई तलाश ना करे, जनरल ज़िया बनते हुए देर नहीं लगती, जिन्होंने भुगता है उसे पता है। इस मुल्क पे 4 दफा मार्शल लॉ लगा है, अगर एक दिन इलेक्शन आगे हो गया तो फिर 900 दिन भी आगे हो सकता है। और क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों ये इलेक्शन नहीं, हम तो यकीन पे हैं, ये गुमान नहीं है। हम कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे, आइन कहता है, इसे यकीन कहते हैं। गुमान ये है कि अभी ना करवाएं, क्योंकि अभी मेरा आने पे दिल नहीं कर रहा बाहर से। जब मैं बाहर से आऊंगा उसी दिन इलेक्शन का डोल डाला जाए। तो ये थोड़ा सा सोचें, क्या एक फर्दे वाहिद की मर्जी के ऊपर आइन को रुकेदा जाए? मेरा शौक है ले जी प्रोफेसर साहब हुन दसो तो उसके बाद इलेक्शन हो। ले प्रोफेसर साहब इज्जत माब सर, प्रोफेसर साहब, साजिद मीर साहब, लो जी नहीं आवाज आ रही। रेहान साहब चलें, आप बताइए सर, एक तो इकोनॉमी की अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, क्या यार ये इलेक्शन पता नहीं होने हैं कि नहीं होने। ये तो मुझे बताएं कि मुल्क आपको थोड़ा ट्रैक पे नजर आ रहा है, इदारे जो है वो इंटैक्ट हो चुके हैं, डॉलर माफिया के खिलाफ जो स्मगलिंग करते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। ये एक तो जिस तरह बैरिस्टर साहब ने भी अपनी बातों में कहा कि ये जब इलेक्टेड हुकूमत होती है तब भी इस तरह होना चाहिए, लेकिन वहां पर जब इलेक्टेड वजीर आजम होता है तो मोस्टली आपको पता है कि झगड़े गिले शिकवे आपस में चलते रहते हैं इदारों के।
ये आज हो रहा है, तो जब इलेक्शन हो जाएंगे उस वक्त भी ये होना चाहिए। रेहान साहब। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें, एमक्यूएम हर साल अपने शेडो बजट में जो प्रेजेंट करती है असेंबली में, उसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पर इकोनॉमिक अपलिफ्ट करने की पॉलिसीज हम डिवाइस करके हर साल देते हैं। हमारा क्या इख्तिलाफ है? हमारा यही तो, और ख़ास तौर पर यही इख्तिलाफ रहा कि जनाब अक्सरियती पॉलिटिकल पार्टीज की जो रूलिंग एलीट है वो फ्यूडल क्लास है। फ्यूडल वो क्लास है जिस तक आम आदमी की एक्सेस नहीं है। तो वो क्यों कर चाहेंगे कि फ्यूडल क्लास जो एलीट रूलिंग क्लास है उसके ऊपर टैक्स इम्पोज हो। एक आम वर्किंग क्लास का आदमी शायद उससे ज्यादा टैक्स देता हो जो कोई बड़ा वडेरा जागीरदार जितनी अर्निंग कर रहा है उससे दुगना शायद एक आम वर्किंग आदमी जो पाकिस्तान का देता है। तो हमारा चांस यही है कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन के साथ टैक्स नेट की एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। जब तक कि आप अर्बन एरियाज के ऊपर, वहां पर काम करने वाले लोगों के ऊपर टैक्स इन्फोर्स करके रखेंगे, एक आम वर्किंग क्लास का आदमी टैक्स देता रहेगा। और जो एग्रेरियन सोसाइटी होने के बावजूद भी, अच्छा हम बात करते हैं बड़े जमींदारों की, बड़े जागीरदारों की, दरमियाने और जो छोटे जमींदार हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि वाकईतन जो रूल कर रहा है, जो इन्फोर्स कर रहा है, जो मैनिपुलेट कर रहा है रिसोर्सेस को। तो बदकिस्मती है ये, और इसकी निजाम की तब्दीली की हम बात करते रहे। और शायद यही वजह है कि पिछले 2 दिहाइयों से हम पिट भी रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उसी रूलिंग एलीट के खिलाफ बात करेगा जो भी, वो पिटेगा। साजिद मीर साहब, सर एक तो इकोनॉमी के ऊपर भी आप लबकुशाई कर दीजिएगा, साथ बैरिस्टर साहब ने एक शिकवा किया है, शिकवा नहीं वो बात ही कर रहे थे कि रियलिटी ये है कि अगर एक बंदा बाहर लंदन बैठा है वो जब तक नहीं आएगा तब तक इलेक्शन ही हो, इसी ख्वाहिश पे अगर मुल्क को चलाना है एक फर्द वाहिद के ऊपर, तो आइन अजीब बात है कि जी एक बंदे के लिए सब, हम मुल्की हालात की बात कर रहे हैं, हम हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं, और वो उसे घसीट के ले जा रहे हैं एक फर्द की तरफ। है को बात करने वाली कि एक फर्द के लिए इलेक्शन को डिले किया जा रहा है। गलत बात है, बेबुनियाद बात है। जो बात की गई है उस पर जरा गौर फरमाएं और इस किस्म के जो मफरूजे हैं उन पर न जाएं। दूसरी बात, जहां तक है ना मईशत का ताल्लुक, मैं समझता हूँ कि 3 सेक्टर ऐसे हैं जिन पर टैक्सेशन को अभी तक नजरअंदाज किया गया है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की गई। एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है, एक प्रॉपर्टी का सेक्टर है, और तीसरा जो है वो ताजिर और दुकानदार हैं। मेरा नुक्ता नजर ये है कि टैक्स की मिकदार ज्यादा ना हो, उसका रेट ज्यादा ना हो, लेकिन होना सब पर चाहिए। जो कारोबार करते हैं वो कुछ ना कुछ हिस्सा मुल्की मईशत की बेहतरी में जरूर डालें, और इस किस्म का सिस्टम होना चाहिए कि जो आसानी से दिया जा सके। तो कैसे कतरे कतरे से दरिया बनते हैं, और थोड़े से भी बहुत, और ये काम सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, जो भी करे ये 3 सेक्टर वो नजरअंदाज न करे टैक्सेशन में। ठीक, तो ये 16 माह में क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह हुई थी सर? क्यों आपकी अकेले की हुकूमत नहीं थी, ये वजह थी? सबकी हुकूमत थी? क्या वजह थी? नहीं, ये सब बहाने हैं कि अकेले की हुकूमत नहीं थी। जो फैसला करना होता है वो पार्टियां करा लेती हैं एक दूसरे से, मनवा हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बस वो जब उन पर कोई एक तलवार तो नहीं लटक रही थी ना, इमरान की तलवार, धरनों की तलवार, एस्टेब्लिशमेंट की तलवार, IMF की तलवार, वो क्या क्या करते, जो उन्होंने किया है वो काफी है। एस्टेब्लिशमेंट की कौन सी तलवार थी सर 16 माह में? हमेशा से लटकी रहती है। आप जो बात जानते हैं उसके बारे में मेरा को मुंह क्यों खुलवाना चाहते हैं? हमेशा से लटकी रहती है, सारी हुकूमतों पर लटकी रहती है, इन पर भी लटकी हुई थी। जी, रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर साहब। देखिए, एक बात तो बार बार है कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन सेनेटर साहब उसे ला के बड़ा अपने आप को कहते हैं कि मैं ठीक बात कर रहा हूं, बाकी गलत बात कर रहे हैं। इतनी सेल्फ राइटियस की पोजीशन पे ना हो, बल्कि इस वक्त आप गलत बात कर रहे हैं, बार बार आइन से मावरा होने की और हालात को बना के आइन को तोड़ने की बात आप कर रहे हैं बार बार, कि आगे निकल जाया जाए। क्यों निकल जाया जाए आपकी ख्वाहिश के ऊपर? आप कौन है कि आपकी मर्जी के ऊपर निकल जाए? आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, यही मुतालबा आपके दौर से लेकर आगे तक जो सेनेटर साहब, मैंने आपकी बात सुनिए, मैंने आपकी बहुत अच्छा नहीं लग रहा, इनके मुंह से आइन की बात अच्छी नहीं लग रही। वाह,
हमने आइन बनाया है, हमारे मुंह से तो जचेगी। जो जनरल ज़िया की गोद में बैठे उनके मुंह से जचेगी। जो बंदे एक सेनेट के लिए नवाज शरीफ का नारे लगा रहे हैं उन्हें सजेगी। जो अपनी एक सेनेट की सीट के लिए आप हमेशा से सेनेटर बनते हैं नून के कोटे में, और आपका बंदा कोई नहीं बनता। आपको क्या आप इसीलिए नून के साथ हैं। आप हमें जमहूरियत सिखाएंगे, आप मुझे जमहूरियत सिखाएंगे। हमने आइन बनाया है, आप ज़िया की गोद में बैठे जमहूरियत सिखाएंगे। आप क्या मुझे जमहूरियत सिखाएंगे? हुलिया कैसे बिगाड़ दी? आप जनरल ज़िया के लपालक के आज भी ज़ेरे साया आपको ओहदा मिलता है, आप मुझे सिखाएंगे? आज तो जनरल ज़िया का नाम जिसे जनरल ज़िया आपको बड़ी जनरल ज़िया पे तकलीफ हो रही है। लेकिन आप मैं जब बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ धीमे अंदाज में। आप कभी साथ नहीं दिया, कभी नहीं दिया, अपना ज़मीर नहीं दिया, ज़मीर नहीं दिया एक सेनेट की सीट के लिए। सारी जिंदगी आपकी पार्टी इतना गुस्सा दुरुस्त नहीं है। एक हकीकत बयान की है कि आइन बनाने वालों ने ही उसका हुलिया बिगाड़ा है, ये हकीकत है। ये जो वोटों पे तो सर प्रोफेसर साहब उनका कौन जिम्मेदार? बोलते रहने से बाद हकीकत नहीं बदलेगी ना, गुस्सा करने से हकीकत नहीं बदलेगी, बोलते रहने से हकीकत नहीं बदलेगी। अरे प्लीज सर जी, उसका नतीजा कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है उसका नतीजा। अच्छा मुझे बताएं, ये हुलिया बिगाड़ने वाले आइन के 16 माह में आपके साथ रहे, इत्तेहाद में रहे, तब आपको याद नहीं आया आपको प्रोफेसर साहब? नहीं यार, सब कुछ याद है, हिस्ट्री को कौन बुला सकता है? सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। ये क्यों रहे साथ? ये भी तो शदीद तरीन मुखालिफ रहे हैं, ये क्यों रहे साथ? हालात ने मिला दिया उनको। और उस वक्त भी दोनों ये कहते रहे कि जी इलेक्शन में हम अलग अलग होंगे और एक दूसरे के मुकाबिल होंगे। पता था इनको, ये तो पता था ब्रेसर साहब। तो अब लड़ने वाली क्या बात है जनाब? हम तो इलेक्शन लड़ते ही खिलाफ हैं, और बाद में मिल जाते हैं। सियासत कर रहे, हम तो लड़ते हैं सियासत के खिलाफ, अपने जोरे बाजू पे सीटें लेके आते हैं जितनी हो। हम कोई किसी के कोटे वो जोरे बाजू जो था ना वो खत्म हो चुका है। जिंदाबाद करते रहेंगे। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम कोई खराती हैं। वाह, बाकी पॉलिटिकल वर्कर हैं, बाकी जो है वो पॉलिटिकल अरीना से बाहर के लोग हैं जो ऐसे ही घुसा है। बिल्कुल आप अरीना से बाहर हैं, आप फर्दे वाहिद हैं, सारी जिंदगी से सेनेटर हैं। नवाज शरीफ की यार उनकी जात को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तकलीफ क्या है इस बात की? आपको इस बात की तकलीफ क्यों होती है? मैंने 3 दफा एहतराम के साथ एहतराम, प्रोफेसर साहब हैं, बड़े काबिल एहतराम है। ये गलत कह रही है, ये गलत कह रही है, ये गलत कह रहे हैं। गलत मैं कैसे आप दूंगी ये गलत और सही का फैसला करें? ये होते कौन है करने वाले? इस सबक को 7 मरतबा और दोहराएं। चलें, इस तरह सच्चा हो जाएगा सर। आप दुआ करें कि नवाज शरीफ भी रहे और आप भी रहे, आप सेनेटर चलते रहे, किसी और को ना आने दीजिएगा। मैं दुआ के बगैर, कोशिश के बगैर, एप्लीकेशन के बगैर, कहे के बगैर बनता हूँ। इस दफा बैरिस्टर आमिर हसन साहब को सेनेटर बनवाना है आपने प्रोफेसर साहब। कोई इत्तेहाद में आना है और आपने कहना है कि मेरे हिस्से की सीट बैरिस्टर आमिर हसन को दी जाए। बस यही क्यों दी जाए? और या फिर अयाज सादिक को कहें इनके हक में बैठ जाए, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको अकेले को लड़ने दें, सीट एडजस्टमेंट करें। यार ये क्या बात, आप किस किस्म की बातें बच्चों वाली शुरू कर देते हैं? ये क्या बात है? मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि ये सेनेटर साहब हमेशा सेनेटर बनते हैं। वो कह रहे हैं आपको तकलीफ क्या है? वो कह रहे हैं आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ है मेरे मौकफ के साथ। मैं तो उनके मौकफ को सुनता हूँ, इनकी तकलीफ उठी है, मुरोड़ उठा है। चले, और रेहान साहब की बारी नहीं है। जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो तकलीफ है, तकलीफ है जिसकी पर्दादारी। लेकिन वो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। उनके चेयरमैन भी कह रहे हैं एक फर्द वाहिद के लिए ना डिले करें। वो कह रहे हैं कि जी हम तो रियासत के लिए पाकिस्तान को मैशत से निकालने के लिए कह रहे हैं कि इस वक्त हालात साजगार नहीं है। बहरहाल अल्लाह करे जी हालात भी साजगार हो, इलेक्शन भी हो, इलेक्टेड हुकूमत भी आए, इलेक्टेड वज़ीर आज़म भी हो, इलेक्टेड वज़ीर आज़म फैसले करे, इंस्टीट्यूशन टैक्ट हो। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।